Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to start our next part for this is the third video for fundamental rights। इससे पहले हम दो वीडियोस कवर कर चुके हैं। तो उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था ना, बेसिकली आर्टिकल 19 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स थे जो हमको प्रोवाइड हो रखे हैं उनके बारे में, और उनके ऊपर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंस। अब कोई भी कन्विक्ट है, कोई भी पर्सन है, उसको कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड करे गए हैं। 3 सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं एक्यूज पर्सन को किसी भी क्राइम के अंडर में। तो पहले के बारे में बात करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये है आर्टिकल 20 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अब मान लो किसी इंसान ने किसी भी लॉ का वायलेशन कर दिया, तो उसको बस उसी लॉ के अंतर्गत क्या है ना, पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मान लो पास्ट में कि कोई उसने ऑफेंस किया हो जो आज के टाइम में, मतलब पास्ट में कोई काम किया हो जो आज के टाइम में ऑफेंस है और उसके खिलाफ कानून भी है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप उस पास्ट के काम को उठा के आज उसको फिर क्या है ना कन्विक्ट करोगे, है ना, उसको अरेस्ट करोगे कि भाई तूने कुछ 15-20 साल पहले ये काम किया था लेकिन उस टाइम पे ये जुर्म नहीं था लेकिन आज है, तो इसलिए हम आपको आज इसकी सज़ा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आज के टाइम पे क्राइम हुआ है तो उसका आज के जो लॉ हैं उन्हीं के अंतर्गत उसको सज़ा दी जाएगी। इसमें आर्टिकल 20 के फर्स्ट पार्ट में ऐसा बोला गया है। आर्टिकल के 20 के सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, डबल जेओपार्डी। मतलब किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दो, मतलब एक से ज़्यादा बार क्या है ना पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगर उसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उसको उस इंसान के मर्डर के उसमें एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसकी सज़ा पूरी हुई और फिर से उसी सेम पर्सन के ऑफेंस में उसने उसको फिर से सज़ा दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा। एक जुर्म के लिए फिर उसको एक ही सज़ा एक ही बार दी जाएगी। फिर तीसरे में क्या कहा गया, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन, कि मतलब कोई भी एक्यूज पर्सन है वो खुद के खिलाफ खुद विटनेस नहीं बन सकता, ऐसा बोला गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो पुलिस ने किसी को पकड़ लिया तो पुलिस क्या डंडे वंडे मार के कूट पीट के उसको उससे लेटर साइन करवा लेती कि हाँ सर मैंने ऐसा ऐसा करा है। तो कोर्ट उस चीज़ को नहीं मानता जब तक अगर आप सबूत ना दे दो तो, और वो सबूत उस इंसान के अगर खिलाफ में साबित हो जाते हैं तो ठीक है, उसको फिर तब मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये काम उसने किया है। अदरवाइज़ किसी भी इंसान को प्रेशर में डाल के हाँ करवाई भी जा सकती है। इस वास्ते कोर्ट कभी भी खुद के केस में खुद को विटनेस नहीं मानता। अब आर्टिकल 21 और 22 को पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे टू फोल्ड गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको प्रोवाइड करता है। पहला, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे आपको, मतलब आपकी सेफ्टी का और इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मान लो को थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं जो कि किसके उसमें होंगे, वो एक्सेप्शन भी होंगे किसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग। सेफ गार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। इसमें क्या कहा गया है कि भाई मान लो किसी को जब जोर ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मान लो भाई किसी ने कोई जुर्म किया ही नहीं है, ठीक है, धक्के ही आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, फिर उसको जेल में बंद करके रख रहे हो बिना कोई एफआईआर के, बिना कुछ और, अपना खुद की रंजिश में उसको अरेस्ट कर लिया, झूठा मुकदमा बना लिया। तो इससे बचाने के लिए कौन सा आर्टिकल काम करता है, आर्टिकल 22। प्रियर टू मेनका गांधी केस 1972, इस केस से पहले आर्टिकल 21 में क्या गारंटी थी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्बिट्री अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून को लागू करते हैं। तो आर्टिकल 21 1978 से पहले क्या कहता था कि ये केवल सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट काम करता था। लेकिन आफ्टर दिस केस, इस केस के बाद में ये जितने भी लेजिस्लेटिव एक्शन है ना, जो भी काम करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी स्टेट एजेंसी के द्वारा, तो ये उनके खिलाफ भी यूज हो जाता है। इसके अंडर में क्या होता है, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर,
राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट, फ्री लीगल एड, ये सब हमको इसके अंतर्गत क्या है ना अधिकार मिलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है राइट टू एजुकेशन, जिसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। और ये कब बनाया था, मतलब कौन सी अमेंडमेंट के अंडर में आया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 की जो 86वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, उसके अंडर में आर्टिकल 21 के अंडर ए पार्ट डाला गया था, जिसका क्या था रिलेशन? राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। अगर इनमें से किसी भी अधिकार का वायलेशन होता है तो इसके खिलाफ में आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। राइट टू डेथ एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि हाँ भाई मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, तो वो एक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि उसके लिए आप कोर्ट में जाके ऐसे डिमांड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 में क्या है कि आपको कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं कि भाई इससे अरेस्ट से और डिटेंशन से। अब डिटेंशन क्या है? डिटेंशन भी दो टाइप की हो सकती है। डिटेंशन बोले तो पुलिस जब उठा ले जाती है ना, किसी को पकड़ के लेके जाती है, तो उसको एक तो पनिटिव कि भाई पनिशमेंट की तरह, एक प्रिवेंटिव कि भाई कोई जुर्म होने वाला हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसा। पनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम। अब यहाँ पे पनिटिव डिटेंशन के अंदर क्या बोला गया है? किसी भी इंसान को जो उसके द्वारा जो क्राइम किया गया है उसके खिलाफ उसको पकड़ के और उसको सज़ा देना, ठीक है। और वो सज़ा भी कब? जब उसकी ट्रायल हो जाए और कोर्ट उसको सज़ा दे दे कि हाँ भाई ये काम इसी ने किया है, अब इसको सज़ा दी जाएगी, तो उसको बोलते हैं पनिटिव डिटेंशन। अब उसको पनिशमेंट मिलेगी और उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। अब फिर बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब प्रिवेंटिव से तो नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना, उसको टालना। अब कोई भी पर्सन है उसको पकड़ लिया जाए कि किसी संदेह पे कि हाँ यहाँ पे ये काम हो सकता है और ये इसके द्वारा करा जा सकता है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है। और वो डर कब बनता है? जब वो पास्ट में ऐसे काम कर चुका हो। तो इसलिए क्या करती है ना पुलिस, उस इंसान को पहले ही वो काम होने से पहले पकड़ लेती है कि आपको कुछ टाइम के लिए हमारे निगरानी में रहना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही वो समय निकल जाएगा फिर आप अपना घर जा सकते हो। तो कुछ टाइम के लिए जो पकड़ के रखना है, अपनी नज़रों में रखना है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो भी किसी भी क्राइम को होने से पहले बचाने के लिए पकड़ा जाए, ठीक है। नियर फ्यूचर में जो क्राइम होने वाला हो उसको रोकने के लिए। यहाँ पे इंसान को जो पकड़ा जाता है उसको विदाउट ट्रायल के पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ट्रायल स्टार्ट कर रखी है तब पकड़ रखा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक थोड़ा सा सेफ्टी के लिए पकड़ा जाता है कि हाँ भाई ऐसा कोई क्राइम ना हो जाए। इसके अंदर उस इंसान को भी कुछ क्या कहते हैं, कुछ प्रोविज़न प्रोवाइडेड है, लाइक राइट टू इन्फॉर्म, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। उसके लिए उसको एक वो अपने लिए लॉयर की डिमांड कर सकता है ना। और उसको पकड़ के 24 घंटे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसके सामने आपको क्या है ना पेश करना पड़ेगा। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब क्या है ना 24 घंटे से अगर ज़्यादा रखना है तो उसके लिए परमिशन किसकी लगेगी? मैजिस्ट्रेट की लगेगी, ठीक है। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ अनलेस। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप 3 महीने से ज़्यादा किसी को नहीं रख सकते। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि इसको रखना ज़रूरी है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो एक जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना, एक हाई कोर्ट के जो जज क्वालिफाई हो सकते हैं या फिर उस ओहदे के लेवल के जज को अपॉइंट करा जाएगा, जो कि इस चीज़ को देखेंगे कि हाँ भाई इसको 3 साल के बाद, मतलब 3 महीने के बाद रखना ज़रूरी है या नहीं। अगर वो हाँ करेंगे तो फिर उनको रखा जाएगा, अगर वो ना करेंगे तो उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। और ये जो राइट है ये केवल इंडियंस को है, ठीक है। ये किसी भी एनिमी को नहीं है, किसी भी एलियन को नहीं है। एलियन मतलब किसी दूसरे देश का नागरिक। और एंड अ पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी इंसान को अगर पकड़ रखा है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल रखा है तो उसको भी ये
अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे 23 के अंदर क्या कहा गया है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट एक्शन ऑफ द स्टेट, कि भी किसी भी इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को स्टेट और प्राइवेट सिटीजन्स के एक्शन के खिलाफ उसको बचाना, ठीक है, उनके विरुद्ध उसको बचा के रखना। ये राइट इंडियन सिटीजन और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। 23 का पहला पार्ट क्या कहता है कि प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर, आप इंसानों को बेच नहीं सकते और उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 23 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है। और 23 का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आर्टिकल shall prevent state from imposing compulsory services for public purpose, and in imposing such services the state shall not make any discrimination on the ground of religion, race, caste, class or any of them। अब मान लो स्टेट ने कोई कुछ सर्विसेज पब्लिक पर्पस के लिए जारी कर दी, तो उसके अंदर वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, किसके बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, इन चीज़ों के बेस पे वो किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 के अंदर क्या कहा गया है कि ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। भाई किसी भी बच्चे को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते बिलो 14 ईयर, अगर उसकी उम्र 14 साल से कम है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी डेंजरस, कोई भी मान लो फैक्ट्री होगी, माइंस होगी, जहाँ पे जान माल का खतरा है, तो उधर आप उनको नौकरी या एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रख सकते। आर्टिकल 25 से 28 तक यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें क्या दिया गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेक्युलर स्टेट। अब देखो हमारा जो संविधान है, जो हमारा देश है, एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और यहाँ पे सभी धर्मों को एक तरह से समान रूप से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई इम्पार्शियलिटी करी जाए, भेदभाव करा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, हमारे देश का कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, ठीक है। ये जैसे कि कई देश होते हैं ना, मुस्लिम कंट्रीज़ भी है जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया और दुबई जैसे ही कंट्रीज़, ये जब जितने भी देश हैं ना, ये सब के सब क्या है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो इनका जो स्टेट रिलीजन है वो मुस्लिम है, ठीक है, इस्लाम है। स्टेट विल नॉट एस्टेब्लिश ए रिलीजन ऑफ इट्स ओन नॉर इट विल पेट्रोनाइज एनी रिलीजन। अब क्या है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है कि देश अपना कोई खुद का एक रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता और ना ही किसी रिलीजन को ऐसे बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। स्टेट विल नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ए रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है कि स्टेट किसी भी इंसान को, यह देश किसी भी इंसान को किसी भी तरह का कोई भी रिलीजियस टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उसको ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको किसी भी रिलीजन के लिए कोई टैक्स अदा करना पड़ेगा। जैसे कि प्रीवियस टाइम में होता था जब मुगल्स हिंदुओं से टैक्स लेते थे, ठीक है, कि आपको क्या है ना टैक्स देना पड़ेगा, और आई थिंक उसका नाम था जिजिया, जिजिया बोलते थे उसको, जिजिया कर। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कम्प्लीटली बाय गवर्नमेंट फंड्स। अब क्या है ना, कोई भी सरकारी स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, उसके अंदर जो भी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है, किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे या फिर यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे या फिर सिख पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब लोग पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट को सरकार ने क्या है मान्यता दी गई है, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी धर्म को लेके आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा सकते हो, लेकिन आप किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को, नो पर्सन अटेंडिंग सच इंस्टीट्यूशन शैल बी कंपेल्ड टू रिसीव सच रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि भाई उसमें पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आता है आर्टिकल 28 के अराउंड। अब बात करते हैं
25 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 25 हमको गारंटी क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट पर्सनल रिलीजन। यहाँ पे क्या है ना, आप अपने जो भी आपका धर्म है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, उसका प्रचार कर सकते हो, तो उसकी आपको फुल फ्रीडम है, ठीक है। आप पे किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 25 आपको राइट देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, और आपके पास ये राइट है कि आप क्या है ना, अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो। लेकिन जो आप कन्वर्जन कर रहे हो अपने धर्म का, वो किसी भी तरह से फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, या आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, या फिर आपको किसी भी तरह का लालच दे के ना करवाया जा रहा हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ बिल्कुल आपकी मर्ज़ी से हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपका धर्म परिवर्तन करवा रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बिल्कुल एक तरह से ऑफेंस है, उसके लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है, सज़ा भी दी जा सकती है। आर्टिकल 26 हमको क्या प्रोवाइड करता है कि कुछ प्रोविज़न है इसके अंडर में, वो करते हैं लाइक टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो भाई आप कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हो अपने रिलीजन और चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है, और उसके अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, उसके कामकाज को मैनेज कर सकते हो, और उसके नाम पे क्या है ना, प्रॉपर्टी रख सकते हो जो कि मूवेबल इमूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन आप किसके अकॉर्डिंग करोगे? जो भी जितने भी नेशनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये था आर्टिकल 26 तक कंप्लीट। 26 20 हाँ 28 तक सारा हमारा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था यहाँ पे। तो अगर कोई भी कमी हुई हो या कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी बुक्स का मैंने लिंक डाल दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, लाइक फिजिक्स ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, यूपीएससी से रिलेटेड सारी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।